नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी नहीं थी। और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ये मैं मानता हूँ। और नीतीश कुमार ही एकमात्र हीरो थे, ये भी मेरी अपनी धारणा है चुनाव की। मैं आपसे इसके पीछे की वजह जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल से मुक्ति पाई है। कितनी काली रातें हैं, कितनी घटनाएं हैं, कितने नरसंहार हैं, कितने अपहरण हैं। इसके लिए कतई कसूरवार तेजस्वी यादव नहीं है, लेकिन उनके साथ एक ठप्पा लगा है कि लालू यादव के बेटे हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने कोशिश तो की ना, लालू यादव को पोस्टर से हटा करके। देखिए, बीजेपी वाले यह मानने को तैयार ही नहीं होंगे कभी कि नरेंद्र मोदी के बराबर नीतीश कुमार है। अच्छा, नहीं तैयार होंगे। ठीक है। लेकिन यह भी सच है कि बिना नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी भी बिहार नहीं जीत सकते थे। प्रशांत किशोर, एग्जिट पोल में जो दिख रहा है वो उनकी सेहत के लिए तो अच्छा नहीं दिख रहा है फिलहाल। देखिए, कोई सीट उनको मिल नहीं रही है, कहीं एक सीट मिलता हुआ मैंने देखा है। प्रशांत किशोर को भी शायद कहाँ फेल हो गया प्रशांत किशोर? हाँ, देखिए, प्रशांत किशोर को भी शायद इस बात की जानकारी लग गई थी। लेकिन मेरा मानना है कि पप्पू यादव कन्हैया का जो एक ग्रुप बिहार में बना, एक लीडरशिप के तौर पे, वो कुछ काम कर रहा है चुनाव अपने जमीन से? आप देखिए, मैं यहाँ भी तेजस्वी यादव की कमी, यहाँ भी कांग्रेस के मामले में भी नहीं। आप कांग्रेस, आपने क्यों नहीं सारी बातें की? और देखिए, पप्पू यादव को साथ लेने में आपने पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को हराने के लिए क्या नहीं किया? कृष्णा लबरू ने एक काम किया है, ये अपने संगठन को जिंदा किया है। अच्छा, हाँ। और जब संगठन, मृत प्राय संगठन को जिंदा जब आप करेंगे तो आप यह नहीं कह सकते कि आप सीधे 16वीं सीढ़ी चढ़ गए। यहां तो सीढ़ी माइनस में थी। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकमत हिंदी। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई, कई रिकॉर्ड टूट गए और दोनों चरण की वोटिंग जब पूरी हुई उसके बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ गए। आप एग्जिट पोल के आंकड़े देख चुके हैं, समझ चुके हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं। फिर भी आपको बता दूं कि अलग अलग 13 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए और इन सब का निचोड़ अगर निकालें तो पोल ऑफ पोल्स अगर आप निकालें तो 154 एनडीए और 84 सीटें महागठबंधन को मिल रही हैं, अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। कुल मिलाकर के कहें तो एग्जिट पोल के मुताबिक, जितने भी एग्जिट पोल हुए उसके मुताबिक बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन को विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़े अभी आपके स्क्रीन पर हैं, आप तसल्ली से देखिए अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो। इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है और इन आंकड़ों से क्या संदेश निकल रहा है, बिहार की जनता क्या संदेश देना चाह रही है, उसी को जानने समझने के लिए ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, जो आखिरी नतीजा है वो 14 तारीख को आएगा, उसके बाद भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, ये जो 13 एजेंसियों ने सर्वे किया है और जो हमारे सामने है डेटा के तौर पे, और इस सब में नीतीश कुमार रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, मैं आपसे ये पूछूं, कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं होते हैं, गलत भी हो जाते हैं, कई चुनावों का जिक्र भी होगा, तो हम अपनी बातचीत के शुरू में ही पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है इन आंकड़ों पर। नहीं, देखिए, भरोसा किया जाना चाहिए, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर थे, हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी थे, आपने भी महसूस किया था कि यह चुनाव 2020 से 2015 से अलग है जी। चुनाव सरकारों के खिलाफ लड़ी जाती है और इस बार जिस मुख्यमंत्री को आप कह रहे थे कि अस्वस्थ हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका दिमाग काम ठीक से नहीं कर रहा है, वह लाचार है और बेबस है, लेकिन जनता ने माना कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं है। आप भी ग्राउंड जीरो पर गए थे और आपने महसूस किया कि यह चुनाव नीतीश कुमार के नाम है जी। 2020 में जब नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चिराग पासवान लड़ रहे थे तो नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा दिखता था। इस बार देखिए, जो कोर वोटर्स हैं महागठबंधन के, चाहे यादव की बात कर ले चाहे मुसलमानों की बात कर ले, उनके बीच भी वह अपने महागठबंधन को वोट दे रहे थे, लेकिन यह जरूर कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने काम तो अच्छा किया है। और नीतीश कुमार ने जब काम अच्छा किया है तो वोट देना और वोट महागठबंधन को देना, तो नीतीश कुमार ने किसी को गुस्सा में नहीं रहने दिया था, यह पहली चीज थी।
और देखिए महागठबंधन की बात कर ले, यदि आप एग्जिट जी। पोल की बात कर रहे हैं तो आपको चुनाव आयोग के आंकड़े पर जाना चाहिए। अच्छा। 71.6% महिला मतदाताओं ने वोट किया, 71.6%, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या। और 62 कुछ प्रतिशत पुरुष पुरुषों ने मतदाताओं किया। ने। हाँ, तो करीब 9% का फासला है। और यह 9%, देखिए सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से महिला कंस्टिट्यूंसी डेवलप की है। तो नीतीश कुमार के प्रति भरोसा, जो नीतीश कुमार ने लाभकारी योजनाएं दी हैं। देखिए तेजस्वी यादव बहुत बाद में सक्रिय हुए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना है नहीं बनाया जाना है, इसका फैसला भी कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद हुआ। काफी एक रस्साकसी दिखी आपस रस्साकसी में। दिखी, हाँ। और मैं ज्ञानेश्वर जी ये समझना चाहूंगा कि नीतीश कुमार, ये जैसा आप कह रहे थे, मैं भी ग्राउंड पे था, लगभग जी। 1 महीने में बाहर ही रहा। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी, नहीं थी। और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ये मैं मानता हूं। और नीतीश कुमार ही एकमात्र हीरो थे, ये भी मेरी अपनी धारणा है चुनाव की। मैं आपसे इसके पीछे की वजह जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। आखिर वो कौन सी वजह थी कि 20 सालों में, 20 साल 15 साल के बाद तो लालू प्रसाद यादव की सत्ता भी बिहार में ढहनी शुरू हो गई थी। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, ये कहावत भी बिल्कुल पुरानी पड़ने लगी थी और लोग मानने लगे थे कि अब ये सत्ता बदलेगी। आज 20 साल बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है पत्रकारों को, और कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े में तो नहीं दिख रही, बिल्कुल, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? देखिए नीतीश कुमार का विकल्प बिहार तलाश नहीं पाया। देखिए अच्छा। सबसे बड़ी वजह यही है, नीतीश कुमार ने लालू यादव से बिहार को मुक्ति दिलाई थी, लालू राबड़ी के शासनकाल से। और 2010 में आरजेडी खत्म हो गई पार्टी थी, किस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी बीजेपी जेडीयू को। 2015 में नीतीश कुमार ने फिर से जीवन दान दे दिया, आरजेडी के साथ मिलकर के वो चुनाव लड़े। हाँ, चुनाव लड़े। अब देखिए आरजेडी वाले कहेंगे 2014 में तो यह लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव को भी हमने कवर किया और 2015 के विधानसभा चुनाव को भी। 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ जो लोग बिहार के मतदाता थे वह कह रहे थे नीतीश कुमार अलग लड़ रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। तो इस चुनाव में, मतलब 2014 के लोकसभा चुनाव में, हम नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, मोदी को वोट देंगे। लेकिन 2015 में हम फिर से नीतीश कुमार को मौका देंगे। तो देखिए नीतीश कुमार का विकल्प, जब तक नीतीश कुमार का विकल्प नहीं मिलता है नीतीश कुमार कुर्सी पर रहेंगे। अब नीतीश कुमार का विकल्प तेजस्वी यादव क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हाँ, कारण आपको पता है। नहीं, बताइए। देखिए आप जानिए ना कि लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल से मुक्ति पाई है, कितनी काली रातें हैं, कितनी घटनाएं हैं, कितने नरसंहार हैं, कितने अपहरण हैं। इसके लिए कतई कसूरवार तेजस्वी यादव नहीं है, लेकिन उनके साथ एक ठप्पा लगा है कि लालू यादव के बेटे हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने कोशिश तो की ना, लालू यादव को पोस्टर से हटा करके, तमाम तरह के जितने भी पोस्टर बैनर थे उनसे लालू यादव को हटाया, परिवार से वो अकेले चुनाव लड़े, अकेले प्रचार भी किया। तो ये कोशिश तो की उन्होंने। कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन जब उम्मीदवारों की सूची आई तो वे नाम हटे क्या, जो नाम लालू राबड़ी के शासनकाल में भी लिए जाते थे। अब आप कहेंगे कि जेडीयू की लिस्ट में भी तो नाम थे, लेकिन जेडीयू की लिस्ट में नाम थे और बीजेपी की लिस्ट में भी नाम थे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जो सुरमा भोपाली बनते हैं जेडीयू और बीजेपी की लिस्ट वाले, यदि उन्होंने कुछ किया तो वह जेल के भीतर ठेले गए। अच्छा। जेल के भीतर ठेले गए। यही मौर्य होटल है, सुनील पांडे ने यहां बवाल काटा था, नीतीश कुमार की सरकार बन गई थी। मौर्य होटल वालों ने डर से कोई एफआईआर रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन जब इसकी खबर नीतीश कुमार को लगी, वह विधायक थे, नीतीश कुमार ने कहा एक्शन होगा। आपको पता है अनंत सिंह के खिलाफ कैसा एक्शन हुआ था? अनंत सिंह के कारण या अनंत सिंह के द्वारा जो अभी मोकामा में हुआ, दुलारचंद यादव की हत्या हुई, जाना पड़ा ना जेल। लोग कहते वो तो समझौते से गए, नहीं, समझौते से गए चाहे जैसे गए, लेकिन 2005 के पहले कितने कांड हुए और कितने लोग भेजे गए? मुझे ज्यादा याद नहीं है। हाँ, आपको याद नहीं है? आप बताएंगे। हाँ, मुझे नहीं, आप मुझे याद, चंपा विश्वास याद कर लीजिए, या जो भी आप मतलब ट्रक चालक का नाखून उखाड़ा जाना याद कर लीजिए, कितने लोग जेल भेजे गए। तो तेजस्वी यादव के साथ यह ठप्पा। और देखिए दूसरी बात,
यदि एग्जिट पोल सही साबित होता है तो, यदि नहीं सही साबित होता है, नतीजे इसके विपरीत आते हैं, तब तो दूसरी बात होगी। तेजस्वी यादव को आपने, देखिए यही लालू यादव और तेजस्वी यादव में भी फर्क करना होगा। लालू यादव ने चाहे जो कुछ किया, लालू यादव ने सड़क को कभी नहीं छोड़ा। अच्छा, हाँ, कि विपक्ष यदि शांत बैठ जाए तो संसद आवारा हो जाता है, ये राम मनोहर लोहिया ने कहा था। लेकिन आपने तेजस्वी यादव को पूरे 5 साल में, बीच में वह सरकार में आ गए थे, लेकिन जब सरकार में नहीं थे, आपने किसी मुद्दे पर उन्हें सड़कों पर ठीक से लड़ते नहीं देखा होगा। ये तो एक नया फैशन चल गया है, ट्विटर से लड़ाई लड़ने ट्विटर से, ठीक है, सोशल मीडिया से लड़ाई लड़ने तो आपने लड़ते नहीं देखा होगा। अब कहीं किसी की हत्या हो गई जो उनकी पार्टी के वोट बैंक से नाता रखता है, वहां चले गए, वह दूसरी बात है। लेकिन जनता के मुद्दों को, जनता के लिए आप जनता के साथ सड़कों पर लड़ते दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो आपको जनता ने बहुत मजबूत विपक्ष मानने से भी नकार दिया। अच्छा। आपके साथ एक यूएसपी थी कि जब आप सरकार में आए तो नौकरियों ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो आपने ऐसा ऐलान कर दिया जिस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। हर घर नौकरी, विश्वास ही नहीं हो रहा था। और दूसरी बात समझिए कि देखिए तेजस्वी यादव कब कहां गायब हो जाते हैं, इनकी पार्टी में नेता कौन है, एक को उनके अलावा तो कोई दिखता नहीं। उनके अलावा कोई दिखता नहीं, एक को हम ड्यूटी में नाचती। अब लालू यादव भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं। हाँ ठीक है, वह फोटो सेशन हो जाता है कि वो सिंबल वही देते हैं, लेकिन लालू यादव टिकट की गारंटी नहीं है। अच्छा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है लालू यादव टिकट की। इस बार जो टिकट बटे आरजेडी में, तेजस्वी यादव मात्र तेजस्वी यादव, ठीक है ना, तो टिकट की गारंटी नहीं। दूसरा क्या है कि देखिए महागठबंधन ने चुनाव कब प्रारंभ किया। तेजस्वी यादव में एक कमजोरी यह भी है कि जब चुनाव आता है तो ठीक है कि वह हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना देते हैं, लेकिन चुनाव के पहले वह फूफा बनकर, बारात का फूफा बनकर कोप भवन में बंद भी हो जाते हैं। भाई आप 16-17 दिनों तक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चली थी, तमाम बातें आप रात साथ में गुजार रहे थे, सारी बातें कर रहे थे, क्यों नहीं आपने? लेकिन वोटर अधिकार यात्रा से मुझे याद आया, कांग्रेस अच्छा करती हुई दिख रही है एग्जिट पोल में। नहीं, कांग्रेस तो अच्छा करती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस अच्छा करती इसलिए दिखाई पड़ रही है कि देखिए कांग्रेस, कृष्णा लबरू ने एक काम किया है, ये अपने संगठन को जिंदा किया है। अच्छा, हाँ, और जब संगठन, मृत प्राय संगठन को जिंदा जब आप करेंगे तो आप यह नहीं कह सकते कि आप सीधे 16वीं सीढ़ी चढ़ गए। यहां तो सीढ़ी माइनस में थी। जब लिफ्ट हम लोग पकड़ते हैं तो ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे होती है, तो हाँ बेसमेंट भी होती है, -1 तो -1 में थी। और इस बार कांग्रेस ने यह कोशिश की दिखाने की कि हम झुकने वाले नहीं हैं। आपको लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस ने जो कन्हैया और पप्पू यादव का कॉम्बिनेशन बनाया, हालांकि हम लोग पप्पू यादव पे बहुत बात कर चुके थे पहले अपने वीडियो में कि उन्होंने टिकट बिकवा दिया या उन पे बहुत आरोप लगे पप्पू यादव पे कि उन्होंने बहुत अनाप शनाप लोगों को टिकट दिलवा दिया। लेकिन मेरा मानना है कि पप्पू यादव कन्हैया का जो एक ग्रुप बिहार में बना एक लीडरशिप के तौर पे, वो कुछ काम कर रहा है चुनाव में अपने जमीन से? आप देखिए मैं यहाँ भी तेजस्वी यादव की कमजोरी मानता हूँ, यहां भी कांग्रेस के मामले में भी नहीं। आप कांग्रेस, आपने क्यों नहीं सारी बातें की? और देखिए पप्पू यादव को साथ लेने में आपने पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को हराने के लिए क्या नहीं किया? आपके 40 विधायक वहां बैठे हुए थे, आप खुद कई दिनों तक वहां बैठे रहे, लेकिन पप्पू यादव ने आपके उम्मीदवार बीमा भाटी की जमानत जब्त करा दी थी। तो सीमांचल में ताकत तो पप्पू यादव थे। तो देखिए जब बैठकर बातें करेंगे ना, मुकेश सहनी से कितनी तनातनी हुई, कभी लिस्ट वापस हो गई, कभी कुछ हो गया। और एक वक्त ऐसा था कि मुकेश सहनी को 24 सीटें दी जा रही थी और चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी दिए जा रहे थे, लेकिन अचानक बातचीत बंद हो जाती है। मैंने कहा ना, फूफा बन जाते हैं। भाई आप दिल्ली गए, राहुल गांधी से आपकी मुलाकात नहीं हुई या राहुल गांधी आपसे नहीं मिले, आप साथ में फ्लाइट में मुकेश सहनी के साथ आए, लेकिन बातचीत बनी नहीं और यहां आकर और बिगड़ गई। और इतनी बिगड़ी कि पूछिए मत, तमाम तरीके के क्या चलने लगे। तो तेजस्वी यादव देखिए 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, नीतीश कुमार भी, नीतीश कुमार इस उम्र में भी मुझे लग रहा है। देखिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है चाणक्य है, 1 घंटे काम कर रहे तो फिर वह कई दिनों का काम हो जाता है। मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी, रोड पे निकल गए, हाँ, से 1000 किलोमीटर जाकर तेजस्वी यादव इंतजार करते रहे, वीडियो मैसेज देते रहे कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा। हाँ, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है और नीतीश कुमार वहीं गेम चेंजर हो गया। भाई मैं घर में बंद रहूं और हमारे साथी चलते रहे
हाँ? तो मैं क्यों घर में बंद हूं? अच्छा ज्ञानेश्वर जी, जी। इस एग्जिट पोल में जो डाटा आ रहा है उसमें ये भी दिख रहा है कि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है जी, नीतीश कुमार के बिल्कुल। पक्ष में। हम लोग ये पहले भी बातचीत कर चुके हम्म, हैं। तो ये जो एक बात कही जा रही है कि चुनाव से पहले 10,000 रुपए अकाउंट में दे करके, एक तरह से घूस दे करके एनडीए ने वोट खरीदने में सफलता हासिल कर लिया, आप ये मानेंगे? नहीं, देखिए यह बात तो सही है कि 10,000 रुपए देकर गेम चेंजर है वो। हाँ बिल्कुल गेम चेंजर, बिल्कुल गेम चेंजर है। उसने नीतीश कुमार की सेहत खराब है इस बात को विराम देने में बड़ी बात हासिल की, लेकिन नीतीश कुमार ने महिला कंस्टिट्यूंसी को आज डेवलप नहीं किया है। 2005 में मुख्यमंत्री बने, कब उन्होंने आरक्षण लागू किया पंचायतों में, याद कीजिए। कब उन्होंने साइकिलें दी, कब उन्होंने पोशाक दिया, कब उन्होंने मैट्रिक पास छात्राओं को छात्रवृत्ति दी, पुरस्कार दिए। तो नीतीश कुमार ने 2005 में जिन लड़कियों को पैसे देने शुरू किए, चाहे पोशाक के रूप में चाहे साइकिल के रूप में, वह लड़कियां आज मां बनी या किसी घर की गृहलक्ष्मी बनी। हाँ, ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। आगे की पढ़ाई तो 25 साल तो उनके खाते में भी 10,000 रुपए आए, 10,000 रुपए आए। और देखिए यही फर्क होता है, यही फर्क होता है। आप तो 30,000 रुपए की बात कर रहे थे, आपने कहा कि हम मकर संक्रांति के दिन, चूरा दही के दिन 30,000 रुपए देंगे, लेकिन आपकी बात पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन बूढ़े बाबा नीतीश कुमार, उनकी बातों पर लोगों ने भरोसा कर, क्योंकि पैसा चला गया, पैसा चला गया। और एक बात यह कही जाती है, देखिए आपने ही ऑफ कैमरा एक बात कही कि 1995 या 2000 का वाकया था, जब नीतीश कुमार लालू राबड़ी से मुक्ति के लिए बिहार की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने शुरुआत ही की थी। तो मौर्य होटल में जितने बिहार के बड़े पत्रकार थे वे तमाम लोग बैठे थे और नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो पत्रकारों ने पूछा कि आप यदि मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे? तो नीतीश कुमार ने कहा सबसे पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को ठीक करना है। तो इस पर जितने पत्रकार थे सभी हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। स्वर्गीय शंकरसन ठाकुर की किताब बंधु बिहारी में मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उसी नीतीश कुमार ने बिहार की विधि व्यवस्था सुधारी ना। पिछले कई महीनों से या पिछले कई साल से आपने यह नहीं सुना होगा कि बिहार में कोई डॉक्टर अगवा हो गया, बिहार में कोई व्यापारी अगवा हो गया। जी, इससे मुक्ति तो मिली है, इससे मुक्ति मिली ना, इससे मुक्ति मिली ना। बिहार में देखिए काम अभी बहुत होने। देखिए मैं एक बात बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार ने खादी का कुर्ता पहना है, दुनिया लिनेन पर चली गई, इस बात को वह स्वीकारने को तैयार नहीं होते। तो उन्हें बिजली, सड़क, पानी ही सब कुछ सलामत लगता है। बस ये हो गया ना, ये हो गया ना तो सब कुछ हो गया। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, अब उससे बहुत अधिक की जरूरत है। जैसे हम यह मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होनी शुरू हुई लालू यादव के कार्यकाल में, और इसके बाद और यह चौपट होती हुई चली गई। बिल्कुल। चाहे नीतीश कुमार ने मुखिया से बहाली करवा दी, चाहे जो भी, तो योग्यता का महत्व नहीं रहा। लेकिन नीतीश कुमार उस बात के सिंबल बने रहे कि हाँ नीतीश है तो बिहार सुरक्षित है, ठीक है ना। और तेजस्वी यादव अभी इस विश्वास को कायम नहीं कर पाए हैं, और इसमें लालू यादव की कहानी, या इस धारणा को चुनौती नहीं दे पाए। हाँ, नहीं दे पाए। मतलब ये जो धारणा है लोगों की कि भाई नीतीश ही बेहतर है, बिल्कुल, या नीतीश है तो यथा स्थिति बनी रहेगी, तेजस्वी यादव उसको चुनौती नहीं दे पाए। आप देख रहे हैं इस चुनाव में भी मुझे लग रहा है, आप इंस्टाग्राम पर देख रहे थे, आप फेसबुक पर देख रहे थे, जितने रील्स बन रहे थे आरजेडी की ओर से छोड़ दी, जो उनके समर्थक रील्स बना रहे थे, उसमें ताव क्यों दिखता है, भाव क्यों दिखता है, क्यों लोग, आप एक सामान्य ज्ञान का सवाल आपने भी किसी से पूछा था, मैं भी पूछता हूं कि बिहार में कौन सी जाति है जो पिछले 20 वर्षों से कह रही है सरकार आबेदा बता दे? इसका जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। कौन सी जाति है? तो ये भय और खौफ आपको खत्म करना होगा, ये भय और खौफ खत्म करना। अच्छा ज्ञानेश्वर जी, इसमें मेरा एक और सवाल है कि अब तो मान लेते हैं कि अगर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, एनडीए सरकार बनाने जा रही है, ये भी मान लेते हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की, ये भी मान लेते हैं कि जदयू की सीटें इस बार बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, 2020 की तुलना में कितनी आप उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि बीजेपी और जेडीयू की सीटें आसपास ही होगी। अच्छा, लेकिन जेडीयू की थोड़ी ज्यादा होंगी अभी मान, हो सकती है अभी मान रहे। देखिए मैं पिछले 15 दिनों से 25 दिनों से मैं कह रहा था, मैंने कई वीडियो में कहा था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि 152 सीटें एनडीए को
मिल सकती है। आज आप कह रहे थे हाँ 154 पोल ऑफ पोल्स भी है। हाँ 152 में मैंने कई लोगों को बताया, मैंने आरजेडी के लोगों को भी बताया, वह मजाक उड़ा रहे थे, मैंने एनडीए के लोगों को बताया। अब यदि यह गलत साबित हो जाए, लेकिन जब पहले चरण की वोटिंग हुई, दूसरे चरण की वोटिंग हुई और कई क्षेत्रों में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार एनडीए की सेहत बिगाड़ते देखे गए, तो हमने कहा इसमें 5, 7, 8 कम हो सकते हैं। तो मेरा मानना था कि ये देखिए एनडीए की सरकार आ रही है, अब इसके लिए लोग मुझे गालियां दे रहे थे। एक बड़ी पार्टी ने मेरा आप निशाने पे थे। हाँ, एक बड़ी पार्टी ने मेरा बहिष्कार कर रखा था, मेरी जाति ढूंढ ली थी, समझे। तो इस सब की वजह से थोड़ा तनाव भी था क्या ज्ञानेश्वर जी किसी तरीके का? नहीं तनाव, हालांकि अभी तो एग्जिट पोल ही आया है। नहीं तनाव क्या रहेगा। जब ममता कुलकर्णी से हमने मुकदमा लड़ा 1997 में मुंबई जाकर, तनाव क्या रहेगा। ठीक है, अब क्या है, पहले यह पता नहीं चलता था कि आप कह क्या रहे हैं, आपके मन में क्या है। लेकिन अब चूंकि कमेंट्स ऐसे आते हैं, आपको जानकर आपको हम एक कहानी बताते हैं। जब मेरा बहिष्कार किया गया, आरजेडी ने आपका बहिष्कार किया। चलिए, आरजेडी ने बहिष्कार किया। मेरे एक दामाद हैं जो एक महानगर में रहते हैं, उनके एक मित्र ने मुझे बर्थडे में विश किया था, जो भोपाल में रहते हैं। मैं उन्हें जानता भी नहीं, मैं आमतौर पर कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, इतने कमेंट्स होते हैं कि पूछिए मत, नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे इतनी गालियाँ दी जा रही थी कि मैं तो नहीं पढ़ रहा था, मेरी सेहत पर कोई असर भी नहीं होता, लेकिन परिवार के लोग, अन्य रिश्तेदार, सभी लोग तनाव में थे और मुझे तनाव मुक्त देखकर वे और तनाव में हो जाते थे। तो मेरे दामाद के एक मित्र ने, जिसने हैप्पी बर्थडे मुझे किया था फेसबुक पर, मेरे दामाद ने देखा कि वह तो इस बहिष्कार की अपील के बाद मुझे गालियां दे रहा है, कमेंट्स भी मेरे दामाद ने पढ़ा। मुझे नहीं मालूम, छठ में जब आए मेरे दामाद तो उन्होंने मेरी यह कहानी बताई। तो उन्होंने भोपाल में रहने वाले अपने मित्र से पूछा, तो उन्होंने कहा मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, मेरे पास 10 अकाउंट्स हैं, तो जो ऊपर से लिखा हुआ आया था वह मैंने लिख दिया, भाई मुझे माफ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपको गाली दिलवाया गया संगठित रूप से? भाई आपको मैं बता रहा हूँ, पूरी जिम्मेवारी और जवाबदेही, टारगेट किया गया। हाँ, कुछ कहने के लिए। हाँ, जिम्मेवारी और जवाबदेही से साथ कर रहा हूँ। हाँ, और आपको यह भी साथ में कर रहा हूँ कि कभी भी निजी मुलाकात में, निजी बातचीत में मेरा और तेजस्वी यादव जी का कोई तनाव नहीं रहा। जब कभी हमने तेजस्वी यादव जी को आमंत्रित किया है, तेजस्वी यादव जी आए हैं, चाहे कॉन्क्लेव हो, चाहे मेरे घर का फंक्शन हो। उन्होंने हाल फिलहाल में एक पार्टी रखी थी जिसमें मैं नहीं गया था, मेरा बेटा गया था। तो उन्होंने मेरे बेटे को भी उतनी ही आत्मीयता के साथ, इसलिए मुझे कई बार यह बात समझ में नहीं आती है कि तेजस्वी यादव की जानकारी में हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्योंकि इस चुनाव के दरमियान मुझे कई लोगों ने, महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी जी कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी से मेरा कोई दुराव है ही नहीं, कहाँ मतभिन्नता की स्थिति है, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है मैं उनसे बातचीत कर लूंगा, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं, कभी कभी जो लोग आसपास के लोग होते हैं, हाँ, वो माहौल बनवा देते हैं। खैर, ये हम पत्रकारों के पेशे का एक खतरा भी है और ये सब चलता रहता है। बिल्कुल। अब मैं इस पे लौटते हैं, टॉपिक पे लौटते हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि अब जब ये दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है और जदयू की सेहत पहले से ठीक हो रही है, अब चर्चा ये शुरू हो गई कि नीतीश कुमार सुबह सुबह निकले, अपने नेताओं से मिले, पार्टी दफ्तर गए, कौन घर से निकला, कौन घर से नहीं निकला। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट के बाद गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है, नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा होकर के मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, बीजेपी उनको किनारा कर सकती है। अब इसकी गुंजाइश सबको लगती है? नहीं, देखिए, जो कल निकले, मतलब एग्जिट पोल के पहले नीतीश कुमार, देखिए मुझे लगता है कि वह 14 नवंबर मतगणना के दिन की तैयारियों के बाबत। कैसी तैयारी? देखिए, आपको पता है, देखिए आपने भी इतना चुनाव कवर किया है और 2020 तो लोगों ने देखा है कैसे 12 मत से हिलसा में शक्ति सिंह यादव हार गए, कैसे 133 या 113 मत से बरबीघा में सुदर्शन कुमार हार गए। तो इस सिस्टम को भी ठीक रखना, क्या मतलब है इससे आपका? मतलब ये है कि भाई मतगणना के दिन नहीं, सेटिंग की बात नहीं होती। अच्छा। सेटिंग की बात नहीं होती। अच्छा। जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब लोग भाई मतगणना केंद्र को बिल्कुल छोड़ो मत, कब्जा करके रखो। हाँ, तेजस्वी यादव तैनाती। हाँ, तेजस्वी यादव, अब देखिए उनके पास लोग हैं और नीतीश कुमार के पास लोग भी हैं और शासन प्रशासन भी है। भाई जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह 2020 के चुनाव में
रामगढ़ से जीत का सर्टिफिकेट लेकर निकल नहीं गए होते तो फिर क्या होता? उन्हें तो दोबारा बुलाया ही जा रहा था, बुलाया ही जा रहा था, बुलाया ही जा रहा था, खेला हो जाता। तो आज नीतीश कुमार ने सारे कलपुर्जे जो है ना उसको आज ठीक कर लिए हैं, कहाँ किसकी क्या ड्यूटी है। देखिए आज ललन सिंह के यहाँ भी गए, आज अशोक मतलब कल गए थे, अशोक चौधरी के यहाँ भी गए, विजय चौधरी के यहाँ भी गए, पार्टी ऑफिस जाकर उमेश कुशवाहा से भी मुलाकात की, अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार से भी मुलाकात की, संजय झा चूंकि कल वोटिंग कराने गए हुए थे, वोट देने गए हुए थे मधुबनी, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, उनसे भी आज मिल लेंगे। तो 14 तारीख। और देखिए दूसरा सवाल, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पक्की बात है, पक्की बात है। और नीतीश कुमार एनडीए के ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये बड़ी जानकारी देना, ये कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होना है किसी। वो देखिए जो आपने कल देखा होगा जिसके कारण आपको लग रहा था कि आरजेडी की जो अपीलें चल रही थी कि जहां जेडीयू नहीं है, जहां लालटेन तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर लालटेन, मतलब जहां एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं या जहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये सब देखिए ये सब बिल्कुल फिजूल वाली बातें हैं। इस चुनाव के तुरंत बाद देखिए अब कई लोगों, आपने भी उसको नोट किया कि कैसे अखबारों में तस्वीर बड़ी छोटी छप गई, बड़ी छोटी पोस्टर से तो एक वॉर चल रहा है। मतलब लग रहा है कि एनडीए के पोस्टर वर्सेस जेडीयू के पोस्टर का एक लड़ाई तो दिख रहा है, वो पता नहीं वो हकीकत में कैसे। आपने देखा, आपने ही नोटिस किया ना कि जेडीयू के जब विज्ञापन छपे, जैकेट विज्ञापन छपे, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बिल्कुल बराबर की तरह थे, लेकिन जब बीजेपी के विज्ञापन छपे तो नरेंद्र मोदी थोड़े बड़े थे और नीतीश कुमार थोड़े छोटे थे। देखिए बीजेपी वाले यह मानने को तैयार ही नहीं होंगे कभी कि नरेंद्र मोदी के बराबर नीतीश कुमार है। अच्छा, नहीं तैयार होंगे, ठीक है। लेकिन यह भी सच है कि बिना नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी भी बिहार नहीं जीत सकते थे। देखिए चुनाव जब प्रारंभ नहीं हुआ था, कई लोग कह रहे हैं, आप भी मान रहे थे कि जो इनकी सेहत को लेकर इतनी खबरें चल रही थी उसके पीछे भी एक मैनेजमेंट था, एक मैनेजमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी ने पहले एक आंतरिक सर्वे कराया था, लेकिन 80-85 से अधिक सीटें नहीं हो रही थी। अच्छा, हाँ, आंतरिक सर्वे कराया था। तो फिर यह उसके बाद तय हुआ कि भाई नीतीश कुमार ही, ऐसे लाडला नहीं बने थे, ऐसे लाडला नहीं बने थे, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का जो भरोसा है, महिलाओं का जो भरोसा है वह अटूट है। आपने भी महसूस किया होगा, हमने भी महसूस किया, चाहे हम लोकसभा चुनाव के दरमियान निकले, कि आपको रात में 11 बजे भी, आजकल 12 बजे, मुझे तो वह दौर भी याद है विकास जी, राबड़ी जी का शासनकाल था, एक एसपी साहब पटना में आए, उन्होंने रात में पटना में 10 बजे दुकानें बंद कराने का पुलिस आदेश जारी कर दिया। कौन से साल की बात है? अब ये 1997 से 2005 के बीच की बात होगी। अच्छा, ठीक है। रात में 10 बजे या उससे पहले ही, मतलब लालू जी हो, तो 10 बजे दुकान बंद कर दिया जाना है, यह आदेश आ गया था शासन का। हाँ, मतलब मौखिक ही था, मौखिक ही था। और आप इस जमाने में तो बहुत सारी दुकानें, डाक बंगला चौराहा है, एक दुकान है जिसपे लालू जी जाकर पान खाते थे, और दूसरी दुकान है सामने, जब इधर से चलेंगे तो जो आप जाते हैं आगे, मतलब डाक बंगला क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, उधर सचिवालय निकलिए, हड़ताली चौक तरफ बढ़ने के लिए, तो दाहिने तरफ दुकान है। वह दुकान रात को 1 बजे तक खुली रहती थी। वहाँ पान, तब बिहार में शराबबंदी भी नहीं थी, लोग यहाँ, तो 10 बजे दुकान बंद कराने के आदेश आ गए थे। और 10 बजे जो दुकान बंद नहीं कर रहा था उसके साथ पुलिस मतलब सख्ती से पेश आ रही थी, सख्ती से पेश आ रही थी। तो वो माहौल और ये माहौल, नीतीश कुमार, मैं आमतौर पर नहीं जाता हूँ कॉफी शॉप में, मैं अभी रात को किसी से मिलने, अभी कुछ दिन पहले ही 12:30 बजे गया पाटलिपुत्रा कॉलोनी में, सरदार बक्सी करके, कभी आपको भी अच्छी कॉफी पिलाते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छी कॉफी जाता हूँ। हाँ ठीक है, अच्छी कॉफी पिलाते हैं और अच्छा पास्ता खिलाते हैं। तो मैं गया रात को 12:30 बजे, मैंने देखा तब भी लोग हैं और बाहर बैठे लोग, लड़के हैं लड़कियां हैं, सिगरेट भी फूंक रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आसानी से, आराम से। तो ये तो माहौल है ना, इस माहौल को कोई खराब होने नहीं देना चाहता। बिल्कुल। जल्दी से कुछ और फैक्टर हैं एग्जिट पोल के बरक्स, उस पर बातचीत कर लेते हैं। 2 चेहरे, नंबर 1 प्रशांत किशोर, एग्जिट पोल में जो दिख रहा है वो उनकी सेहत के लिए तो अच्छा नहीं दिख रहा है फिलहाल। देखिए कोई सीट उनको मिल नहीं रही है, कहीं एक सीट मिलता हुआ मैंने देखा है। प्रशांत किशोर को भी शायद कहाँ फेल हो गया प्रशांत किशोर? हाँ, देखिए प्रशांत किशोर को भी शायद इस बात की जानकारी लग गई थी। अच्छा, अर्श पर या फर्श पर वो कहने लगे थे। हाँ ठीक है।
अब वह संन्यास लेते हैं नहीं लेते हैं दूसरे संन्यास क्योंकि जदयू को वो तो 15 सीटों पर समेट रहे थे, 25 से कम 25 से कम, 25 से और कम। कह रहे थे कि नीतीश जी नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो ठीक है, यह राजनीतिक बयानबाजी हम लोगों ने 2010 में भी देखा है। लालू यादव कह रहे थे हम ही जीत रहे हैं, और लालू यादव से जब हार गए और आरजेडी समाप्ति के कगार पर पहुंच गया था, तो राजदीप सरदेसाई ने ही पूछा था शायद, तो लालू जी ने कहा कि तो क्या पहले ही हम कर रहे थे कि सब हम आ रहे हैं। तो खैर अब राजनीति करने चले हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार के भविष्य भी है। यदि तेजस्वी यादव बंद कमरे में ही रहे और मतलब चुनाव के समय ही ट्रैक्टर बनाते रहे हेलीकॉप्टर को, प्रशांत किशोर ने एक काम किया ना कि पूरे चुनाव प्रचार अभियान में एक हेलीकॉप्टर से नहीं उड़े, जनता के बीच। चाहते तो उड़ सकते थे, पैसे की कमी तो उनके पास भी नहीं है। पैसे की कमी, अरे पैसे की कमी की क्या बात है, पैसे की कमी कोई बात। और उसने पैसे तो भाई अपना पैसा लगाया ना, अपना पैसा लगाया ना। आज यदि हम और आप यदि कोई सोचते हैं कि कुछ काम करना है ना, तो हम अपना पैसा लगाएंगे ना, वो पैसा मेरा होता। तो प्रशांत किशोर को मतलब कोई दूसरा आदमी तो जितना पैसा लगा के जितनी बड़ी हार है, रात को कैसे सोएगा मुझे समझ में नहीं आती है यह बात। तो प्रशांत किशोर ने जनता के मुद्दों को उठाया, जिस प्लान की बात हो रही है, जिस गरीबी की बात हो रही है, जिस शिक्षा, बीच में प्रशांत किशोर थोड़ा भटक गए थे। प्रशांत किशोर भटक गए कहाँ? प्रशांत किशोर को यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी तो 2 साल पहले से जो आप ऑफ कैमरा कहते हैं कि अंचल कार्यालय में, थाना के बाहर उनके स्वयंसेवक तैयार हो जाते, उनके जो जनसुराजी तैयार हो जाते, कैडर तैयार हो जाते, तो सहूलियत मिलती। बीच में वो चले आए एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बम, टाइम बम, इस तरीके से छोड़ने की। वह चुनाव में मुद्दा कौन हो गया? सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, सब लोगों का चुनाव निकल रहा है। हाँ, सम्राट चौधरी भी चुनाव जीतते दिखाई पड़ रहे हैं, मंगल पांडे भी चुनाव जीतते दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपके जो असली मुद्दे कौन थे, जो आपको वोट मिल रहे हैं, उसी मुद्दे से मिल रहे हैं कि कोई अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने घर में फोन करके कह रहा था कि भाई हमें वोट। मेरे एक साथी है दिल्ली में, केशव झा, आप भी मिले हैं जी जी, मधुबनी के ही रहने वाले हैं। तो मुझे कल ही परसों बता रही थी दिल्ली में कि उनके घर में 5 वोटर हैं, 5 वोटर में 4 बीजेपी वाले हैं, लेकिन उनकी मां कह रही है कि नहीं हम जनसुराज को वोट देंगे। अच्छा, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है, हाँ बड़ी बात है। देखिए यदि कोई 18 से 28 वाला कह रहा होता तो माना जाता। हाँ, तो सोशल मीडिया देखा, हाँ, बिल्कुल, हाँ, मां कह रही है। तो प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे थे, प्रशांत किशोर की बातों को लोगों ने नोटिस किया है। और प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई ऐसा तो है नहीं कि अपराध का कोई मुद्दा है, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और प्रशांत किशोर ने किसी से चंदा लिया, प्रशांत किशोर ने किसी से रिश्वत ली, प्रशांत किशोर ने कोई भ्रष्टाचार किया। सरस्वती की कमाई उन्होंने, भाई मैंने एक बार पूछा भी था कि इतना खर्च आप कर चुके, आगे क्या होगा? तो उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर सोसाइटी की कमाई कोई फैक्ट्री तो है नहीं, 1-2 इलेक्शन और कहीं करा देंगे, उतने पैसे और आ जाएंगे। तो प्रशांत किशोर और उनकी टीम के लिए यही संदेश मुझे लगता है इस चुनाव से निकलेगा। अगर एग्जिट पोल की बरक्स बात करें, हाँ, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। नहीं, आगे पूरा मैदान खाली है। नहीं, कई सेक्टरलिस्ट मान रहे हैं ना कि यदि तेजस्वी यादव यदि इस बार मुख्यमंत्री बनने से चूक गए और उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला, क्योंकि देखिए आगे नीतीश कुमार को चुनाव नहीं लड़ना है। लालू यादव की सेहत भी ऐसी नहीं हो जाएगी रहेगी कि वह जाकर दानापुर में रोड शो कर ले। तो फिर आपको प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, ऐसे लोग, तो फिर कंपटीशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कई सैक्टोलॉजिस्ट मान रहे हैं कि यदि इस बार यह मुख्यमंत्री बनने से चूक गए तो 2030 में नेता प्रतिपक्ष बने रहना भी मुश्किल हो जाएगा। आपने चिराग पासवान का नाम लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान थे और जदयू को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस चुनाव में उल्टा होता हुआ दिख रहा है, जदयू की सीटें बढ़ रही है, चिराग पासवान की खसक रही है। क्या होगा इस युवा नेता का? कहां चूक रहे चिराग पासवान? देखिए चिराग पासवान ने जो नीतीश कुमार के साथ किया, नीतीश कुमार चाणक्य है, 29 सीटें तो ले ली, और पहले जो लिस्ट वायरल हुई उसमें तो भाई 29 में शायद वो 20 जीत जाते। लेकिन नीतीश कुमार ने डकैती डालने की जो कोशिश थी उसे रोक लिया। नालंदा में घुस जाओगे, फिर ऐसी सीटें मिल गई जो कभी एनडीए ने जीती ही नहीं है, अब बताइए मनेर की सीट, अब बताइए फतुहा की सीट। अब देखिए, अब यदि हम मान लें कि जो प्रजा पोल एनालिटिक्स और एक और जो है जो 100 पोल डायरी, इनके 184 से 209 पोल डायरी के, और प्रजा पोल एनालिटिक्स 186, तब तो लैंडस्लाइड दिखती है, तब तो कहीं कुछ भी हो सकता है, भाई खबरें आनी शुरू हो गई ना, खेसारी लाल यादव भी चुनाव हार रहे हैं।
हाँ, खेसारी लाल यादव हार रहे हैं, खबरें आनी शुरू हो गई कि भाई मोकामा में अनंत सिंह जीत रहे हैं, सूरजभान हार रहे हैं, सूरजभान हार रहे हैं, लालगंज से ये शिवानी शुक्ला हार रही है, शिवानी शुक्ला हार रही है। तो ये सब पटना साहिब में भाई फिर से बीजेपी जीत रही है, कुमरार में बीजेपी ही जीत रही है, इतना हल्ला हुआ प्रोफेसर केसी सिन्हा का। हाँ, तो ये तमाम तो भाई प्रशांत किशोर के लिए भी है और तेजस्वी यादव के लिए बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। चिराग पासवान का मुझे एक लाइन में बताइए, चिराग पासवान का भविष्य क्या है और उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप ज्ञानेश्वर जी? आपने रामविलास पासवान की राजनीति को भी देखा है, उनके राजनीति करने के तरीके को भी देखा है। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान में क्या फर्क है। आपसे ही कहा था पहली बार, रामविलास पासवान गोल्ड है और ये सिल्वर है। अच्छा, हाँ, रामविलास पासवान को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको रामविलास पासवान ने छोड़ा हो। लोग रामविलास पासवान को छोड़कर चले गए। हाँ, चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान, आप जानते हैं उनके बारे में कितना शोर हो जाता है उनकी पार्टी के बारे में। इस बार भी बहुत सारी कहानियां सामने आई और अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वह तो इस मिथक को तोड़ देगा। पहली बार ये जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, इस मिथक को तोड़ देगा कि कोई 100% स्ट्राइक वाले हैं। इस मिथक को तोड़ देगा कि वह अकेले भी जीत सकते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस मिथक को तोड़ देगा। तो चिराग पासवान को अपने को बहुत ही ज्यादा करेक्ट करना पड़ेगा, बहुत करेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना। और बिहार की राजनीति बिहार से चलानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो दिल्ली में बैठ के बिहार की राजनीति नहीं चलानी पड़ेगी। वो प्रशांत किशोर कहते और हैं, सोशल मीडिया से थोड़ा बाहर निकलना। प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, दिल्ली से बिहार की राजनीति करते हैं। बिहार में रहकर बिहार की राजनीति नहीं करते, दिल्ली से बिहार की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आखिर में कि हम लोग ये पूरी बातचीत एग्जिट पोल पे कर रहे हैं ज्ञान जी बिल्कुल, और कई बार ये एग्जिट पोल सर के बल खड़े हो जाते हैं, रिजल्ट बिल्कुल बदल जाता है। और ऐसा हुआ तो हम दोनों की बातचीत वायरल हो जाएगी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या इसकी भी तैयारी है? कहीं आपने दिमाग में ये बना करके रखा है कि अगर ये 13 के 13 एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं और महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, क्या कारण होंगे? आपने कभी सोचा इस पे विचार किया, या आप मान के चल रहे हैं कि नहीं भाई सरकार नहीं? तो फिर तो हम लोग को अपने आप को सोचना होगा कि जो हम लोग पढ़ना लिखना भूल गए और हमसे ज्यादा होशियार यहाँ के मतदाता हो गए हैं, समझे ना इस बात को। क्योंकि देखिए एक बात और नोट कीजिएगा, इस बार नीतीश के जो वोटर थे वो ज्यादा एग्रेसिव थे, वो बोल रहे थे, और तेजस्वी के वोटर कम बोल रहे थे। तेजस्वी ने इतना अंकुश लगा रखा था कि लहरिया कट नहीं चलेगा, मुरेठा, रील्स वाली बात अलग है, मुरेठा बांधकर कोई तांडव नहीं करेगा, इतना अनुशासन उन्होंने स्थापित कर रखा। चलिए, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनके बरक्स ये बातचीत थी। आखिर में फिर क्लियर कर देता हूं, नतीजे ही फाइनल होते हैं जो 14 तारीख को आएंगे, और नतीजों के बाद एक विस्तार से पूरी बातचीत हम लोग करेंगे नतीजों पे बेस्ड। ये बातचीत, ये विश्लेषण, जो भी हमारी राय थी, जो भी ज्ञानेश्वर जी समझ रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूं, वो इस एग्जिट पोल से मिलता जुलता है, तो उसी के आधार पर ये बातचीत थी। हम सब इंतजार करते हैं फाइनल नतीजों का, और नतीजों के बाद एक बार फिर कनेक्ट करेंगे और बातचीत करेंगे, नतीजों का विश्लेषण करेंगे। तब तक आप भी एग्जिट पोल देखिए और एग्जिट पोल के विश्लेषण पर भी ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए, और अपनी राय हमेशा की तरह जैसा आप करते हैं, पक्ष में विपक्ष में जो भी आपको कहना हो, कमेंट करके जरूर जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।